नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको समाजशास्त्र सेकंड का प्रथम अध्याय सांस्कृतिक परिवर्तन का भाग 2 अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसमें देखिए, मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चयनित किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न हमारा है, सांस्कृतिक व्यवहारों को किस प्रकार समझा जा सकता है। यानी जो हमारी संस्कृतियाँ अर्थात सांस्कृतिक व्यवहार है, सांस्कृतिक व्यवहार उनको किस प्रकार समझा जा सकता है। तो उत्तर देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है कि सांस्कृतिक व्यवहारों को संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, यानी जो हमारे सांस्कृतिक व्यवहार हैं, सांस्कृतिक जो व्यवहार हैं हमारे, उनको संस्कृतिकरण के अंतर्गत, अब संस्कृतिकरण क्या है, पुरानी वस्तुओं को नए रूप में परिवर्तित करना ही संस्कृतिकरण कहलाता है। बच्चों, आपको बताए दे रहे हैं, इसके अंतर्गत हमारे द्वारा प्रयोग की गई समस्त ऐसी तकनीकी संयंत्र आते हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने कार्यों को संपन्न बनाने के लिए करते हैं। तो वो संपूर्ण उपकरण, ठीक है, हमारे संस्कृतिकरण कहलाते हैं। दूसरी रूप में हम कह सकते हैं, यानी दूसरी तरह हम कह सकते हैं बच्चों कि संस्कृतिकरण वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित हुए संपूर्ण वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपने कार्य को सरल बनाने के लिए करता है, ठीक है, वे समस्त वस्तुएं संस्कृतिकरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे साइकिल, प्रेस, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, यानी जो भी संयंत्र जिनका उपयोग मनुष्य ने अपने, यानी जिनका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने कार्य को सरल बनाने के लिए किया, वही संस्कृतिकरण होता है। तो उसका आधुनिकीकरण यानी आज के युग में नया परिवर्तन ही आधुनिकीकरण होता है। लौकिकीकरण यानी संसार में उसको नए रूप में प्रस्तुत करना एवं पश्चिमीकरण यानी नया विकास करना। तो इनके माध्यम से यानी सांस्कृतिक जो व्यवहार है, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के रूप में समझा जा सकता है। इसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद की शुरुआत से पहले होती रही तथा बाद में 3 प्रक्रियाएं उपनिवेशवाद के बाद में शुरू हुई। ठीक है, तो मुख्य बिंदु हमारा यहाँ तक है बच्चों कि संस्कृतिकरण व्यवहारों को सांस्कृतिक व्यवहारों को संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न बनता है इससे, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया, देखिए एस.सी. दुबे के अनुसार, एक समाजशास्त्री हमारे थे एस.सी. दुबे, इनके अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था निश्चित रूप से वांछित तकनीक के स्वरूपों तथा उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल्य एवं प्रेरक तथा आदर्शों की ओर आकर्षित होती है। यानी आप कह सकते हैं आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण का अर्थ होता है प्राचीन जो हमारी सभ्यताएं हैं उनको नए रूप में प्रदर्शित करना। वो चाहे प्राचीन संस्कृतियां हो या यानी चाहे वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत हो, चाहे सामाजिक संस्कृति। तो बच्चों, भौतिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति है क्या, ये भी जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है अगले प्रश्न में कि भौतिक संस्कृति वह संस्कृति होती है जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, ठीक है, अपने कार्यों को सरल बनाने के लिए, अर्थात इसमें उद्योग धंधे, मशीनरी, जितने भी संयंत्र आते हैं वो सब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक संस्कृति के आधुनिकीकरण, देखिए भौतिक संस्कृति का आधुनिकीकरण भी हो रहा है और सामाजिक संस्कृति का। और सामाजिक संस्कृति क्या होती है, सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य अपने रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, जो नीतियां, व्यवहार, ठीक है, या धार्मिक कार्य प्रणालियाँ, ये सब सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आधुनिकीकरण यानी दोनों में आधुनिकीकरण हो रहा है, चाहे वो भौतिक हो सांस्कृतिकरण और चाहे वो सामाजिक संस्कृतिकरण हो, दोनों में आधुनिकीकरण अर्थात नवीनीकरण हो रहा है। आधुनिक युग में उनका नवीनीकरण हो रहा है। यानी जो हम पुरानी बाइक लेते हैं उसके अपेक्षा अगले वर्ष नए मॉडल में हमारे को जो बाइक मिल जाती है, नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो जाता है, उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी उद्योग धंधों का नए रूप में विकास ही आधुनिकीकरण कहलाता है। तो आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था निश्चित रूप से वांछित तकनीक के स्वरूपों तथा उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल्य एवं प्रेरक तथा आदर्शों की ओर आकर्षित होती है। यानी इसका तात्पर्य है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चाहे वो परंपरागत हो या अर्ध परंपरागत व्यवस्था द्वारा निर्मित हो या किसी वांछित तकनीक, अर्थात तकनीक का अर्थ होता है संयंत्रों द्वारा निर्मित हो, स्वरूपों से जुड़ी हो, तो उस सामाजिक दशा या मूल्यों को प्रेरक या आदर्शों की ओर नए रूप में आकर्षित करना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। तो बच्चों, इसको 60 तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राचीन वस्तुओं को या पुरानी वस्तुओं को हम नए रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वही हमारा आधुनिकीकरण कहलाता है। समझ गए। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न, भारत में आधुनिकीकरण से क्या प्रभाव पड़ा। नहीं, भारत में जो आधुनिकीकरण हुए उसके परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में आधुनिकीकरण का
व्यापक प्रभाव पड़ा। औद्योगिकी एवं उत्पादन प्रक्रिया में व्यापक गुणात्मक सुधार हुए। देखिए भारत में आधुनिकीकरण के द्वारा व्यापक प्रभाव पड़ा। क्यों प्रभाव पड़ा? क्योंकि आधुनिकीकरण के द्वारा नए नए संयंत्र किसानों को मिलने लगे, जिससे उनके उत्पादन प्रक्रिया में बहुत गुणात्मक सुधार हुए। ठीक है, यानी वृद्धि गुणात्मक रूप में बढ़ने लगी। और सीमित संकीर्ण विचारधारा का समापन होने लगा। यानी सीमित संकीर्ण विचारधारा क्या कि व्यक्ति की जो सोच बनी हुई थी कि इतना ही एक सीमित क्षेत्र में उत्पादन होता था, तो वो सोच उनकी समाप्त हो गई और उत्पादन को बढ़ावा मिलने लगा। पाश्चात्य सभ्यता की विकसित होने से दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुए। यानी जो उनकी पाश्चात्य सभ्यता के विकसित होने का जो दृष्टिकोण था उसमें व्यापक परिवर्तन हुए, यानी इसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गए। तो भारत में आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा कि जो आधुनिकीकरण था उससे व्यापक प्रभाव पड़ा, यानी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार हुआ, अर्थात उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, दोगुनी वृद्धि हुई। और सीमित जो संकीर्ण विचारधारा थी उत्पादन के स्वरूप किसानों की, वो उनकी सीमित संकीर्ण विचारधारा समाप्त हो गई और उनकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई। ठीक है, अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न होता है आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक यानी सभी के लिए चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यानी जो आधुनिकीकरण है वो एक सभी के लिए हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, यानी आगे आने वाले जितने भी युग होंगे उसमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि प्रतिदिन नए नए वस्तुओं का और नए नए संयंत्रों का विकास होता चला जा रहा है। ठीक है, नए माध्यम से। दूसरा, आधुनिकीकरण एक का विचार तार्किक तथा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। देखिए आधुनिकीकरण का जो विचार होता है, तार्किक का अर्थ होता है सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत, और जो वैज्ञानिक है वो कह सकते हैं आप जो भौतिक संस्कृति होती है अर्थात संयंत्रों का विकास उस पर आधारित होता है। इसके कारण इसे किसी भी प्रकार किसी भी समाज का सीधा अनुकरण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिकीकरण का जो विचार होता है वो तार्किक तथा वैज्ञानिक दोनों तथ्यों पर आधारित होता है। यानी इसमें भी व्यक्ति तार्किक अर्थात तर्क वितर्क करके भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के बारे में सोचता है, तथा वैज्ञानिक तथ्यों पर भी आधारित होता है। वैज्ञानिक आवश्यकताओं यानी वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फिर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परिवर्तनीय है। देखिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परिवर्तनीय क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। नहीं कोई भी वस्तु हो उसमें नए नए परिवर्तन होना ही परिवर्तनीय होता है, परिवर्तन कहलाता है। तो बच्चों अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत में आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। तो भारत में किन्हीं 3 दुष्परिणाम जो हैं वो निम्न है। भारत में जो होने वाले आधुनिकीकरण के फलस्वरूप दुष्परिणाम है वो निम्नलिखित है। नंबर 1, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण के महत्व में वृद्धि हुई तथा बेरोजगारी में वृद्धि हुई। यानी जो आधुनिकीकरण के द्वारा नई नई मशीनें और तकनीकें आई गई हैं, जिसके द्वारा किसी कार्य को सरल बनाने में कम व्यक्तियों की आवश्यकता यानी कि पूर्ण करने में कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप बेरोजगारी की वृद्धि हुई, क्योंकि अधिकतर कार्य जो मजदूरों के द्वारा किए जाते थे वो मशीनों के द्वारा करवा लिए जाते हैं, इसलिए बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। ठीक है, दूसरा, आधुनिकीकरण में व्यक्तिगत हित सेवार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। देखिए आधुनिकीकरण में जो व्यक्तिगत हित है अर्थात अहम की भावना जो व्यक्ति के अंदर होती है वो बढ़ती जा रही है। फिर तीसरा, आधुनिकीकरण से नगरीकरण में वृद्धि हुई। यानी जो आधुनिकीकरण हुआ है इसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं वो रोजगार के लिए शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिसके नगरीकरण की तो वृद्धि होती है, लेकिन साथ में इसके गंदी बस्तियों का तथा अपराध आदि में वृद्धि भी होती है। क्योंकि शहर में जब ग्रामीण लोग अधिक बढ़ जाते हैं तो वहाँ की अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वहाँ गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है और अपराध को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फिर अगला है बच्चों संस्कृतिकरण क्या है। अब देखिए संस्कृतिकरण क्या है, तो संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य आदर्श विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। संस्कृतिकरण जीवन शैली का एक अभिन्न अंग होती है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण क्या है, सीधी सी बात है, एक लाइन में इसको याद करना है आपको कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के या जनजाति के लोग उच्च वर्ण की जाति को, जो उच्च वर्ण की जातियां होती हैं उनकी संस्कृतियों को अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, उनके रीति रिवाजों परंपराओं को का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। यही प्रक्रिया ही संस्कृतिकरण कहलाती है। ठीक है, यानी अपनी जाति को छोड़कर अपने से उच्च वर्ण की जातियों की क्रियाओं का अनुसरण करना ही संस्कृतिकरण कहलाता है। अब देखिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न बनता है जाति पंथ निरपेक्षीकरण क्या है। तो देखिए जाति एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। देखिए जो जाति है एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। ये जाति संगठन दबाव द्वारा अपनी मांगों को मनवाते हैं। ठीक है, जाति पंथ निरपेक्षीकरण का एकदम सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि कोई भी जाति समूह यानी कोई भी जाति के सदस्य
अपनी किसी बात को या अपने हित को मनवाने के लिए जो समुदाय बना करके, लोगों का समुदाय बना करके सरकार अथवा समाज के ऊपर जो दबाव डालते हैं उसे ही हम जाति पंथ निरपेक्षीकरण कहते हैं, या आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि उसे ही हम दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। ठीक है, यानी एक जाति के सदस्य अपनी किसी बात को मनवाने के लिए सरकार या समाज के द्वारा अपने लोगों सरकार या समाज पर अपने लोगों के समुदाय द्वारा जो दबाव डालते हैं, ठीक है, उसे ही हम जाति पंथ निरपेक्षीकरण कहते हैं। समझ गए। अब आगे देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है जाति पंथ निरपेक्षीकरण से आप क्या समझते हो। तो देखिए, भारत में जाति संगठनों और जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है, यानी भारत में जो जाति संगठन हुए और जो जातिगत राजनीतिक दल हैं उनका विकास हुआ है। ये जातिगत संगठन अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। जाति की इसी बदलती भूमिका को ही जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कहा जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न बनता है औपनिवेशिक काल में समाज सुधारकों ने किस प्रकार महिला शिक्षा पर बल दिया है। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दा उठाया है, जिसमें एक समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। सभी समाज सुधारकों ने यह माना कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दा उठाया था। ठीक है, कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। इसके लिए एक समाज सुधारक जो कि ज्योतिबा फुले थी, इन्होंने पुणे में महिलाओं के लिए एक पहला विद्यालय खोला था। ठीक है, जो सभी समाज सुधारकों ने यहाँ जिसे देखकर सभी समाज सुधारकों ने यह माना था कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है पंथ निरपेक्षीकरण क्या है। देखिए, अब पंथ निरपेक्षीकरण क्या है। तो पंथ निरपेक्षीकरण में धर्म के प्रभाव में कमी आती है, यानी जो पंथ निरपेक्षीकरण होता है बच्चों, उसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है तथा पंथ निरपेक्ष के सभी सूचक जैसे धार्मिक संस्थाओं से संबंध तथा उनका सामाजिक प्रभाव आदि मानव के धार्मिक व्यवहारों को विचार में लिया जाता है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षीकरण में धर्म के प्रभाव में कमी आ जाती है तथा पंथ निरपेक्ष के सभी सूचक होते हैं, जैसे सभी सूचक क्या, जैसे धार्मिक संस्थाओं के संबंध तथा उनका सामाजिक प्रभाव आदि मानव के धार्मिक व्यवहारों को विचारों में लिया जाता है, वही होता है पंथ निरपेक्षीकरण। अर्थात पंथ निरपेक्षीकरण में सीधी सी बात है, एक परिभाषा आपको बच्चों में बता दे रहा हूँ कि पंथ निरपेक्षीकरण के द्वारा धर्म के प्रभाव में कमी आती है तथा पंथ निरपेक्षीकरण के जो सूचक होते हैं, जैसे धार्मिक संस्थाओं तथा उनका मनुष्य के साथ संबंध तथा उनका सामाजिक प्रभाव जो होता है उसको विचार में लिया जाता है कि मनुष्य का आचरण और उसका सामाजिक उसके आचरण का समाज पर प्रभाव कैसा है। तो इसी को हम पंथ निरपेक्षीकरण कहते हैं। तो बच्चों, हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और इससे पहले हम आपको फिर बताना चाहेंगे पुनः कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर करते रहें, जिससे अन्य व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिल सके। तथा कमेंट्स के जरिए लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।